आपका इस प्रेजेंटेशन के लिए। अब हम सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, क्योंकि इस वक्त भी सर ट्विटर पे इस कार्यक्रम को देखते हुए लाइव सवाल लोग कर रहे हैं। कंपोजिशन स्कीम के साथ ही जुड़े हुए सवाल हैं, वो भी हम रखना चाहेंगे। उससे पहले जो कन्फ्यूजन्स हैं ट्रेडर्स के मन में, उनको भी दूर करने के लिए पहला सवाल ये है कि अगर अलग अलग स्टेट्स में मेरे तीन अलग अलग यूनिट्स हैं, तो क्या मैं अलग अलग कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा उन तीनों यूनिट्स के लिए लूँगा? उसके लिए क्या प्रावधान है? जैसे बताया उन्होंने कि अलग अलग स्टेट में अगर आपके यूनिट है उसी पैन नंबर से जुड़े हुए, तो तीनों का कंबाइंड टर्नओवर देखा जाएगा। सो अगर 3 स्टेट में मिलके 75 लाख से ज़्यादा है, तो फिर आप एक भी स्टेट में अपना टर्नओवर, अपना कंपोजिशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। जी, अगला सवाल एक पेट्रोल पंप डीलर का है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि वो अपने प्रेमाइसेस से कुछ ग्रॉसरी सामान भी बेचते हैं, उनकी एक दुकान भी है, लेकिन उसका टर्नओवर 75 लाख से कम है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो क्या वो कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा लेंगे? उनके जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि आप कंपोजिशन जो स्कीम है आपके लिए अप्लाई नहीं होगी। सही कर रहे हैं, बिकॉज जैसे बताया कि टर्नओवर की डेफिनेशन में एग्जेम्प्ट सप्लाई एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाई दोनों को जोड़ के लिमिट देखना है। तो अगर आप पेट्रोल पंप में पेट्रोल मान लो साल में 1 करोड़ रुपए का बेच रहे हैं और साथ साथ 20 लाख रुपए का इंजन ऑयल भी बेच रहे हैं, तो फिर इंजन ऑयल के लिए आपको कंपोजिट स्कीम नहीं मिल सकती, आपको उसके लिए अलग से रजिस्ट्री कराना पड़ेगा, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल सकता। जी, अगला सवाल कंपोजिशन स्कीम में है कि अगर मैं ऑप्ट करता हूं इस स्कीम के लिए, तो क्या मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा जो मैं सप्लाईज पे करता हूं? और अगर मैं वो सप्लाईज अनरजिस्टर्ड एंटिटीज से लेता हूं, तो क्या मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? देखिए, जैसे बताया कि पहला प्रिंसिपल ये है कि क्रेडिट आप नहीं ले सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये लमसम टैक्स है। और दूसरा सिद्धांत ये है कि जो भी माल कंपोजिट डीलर बेचेगा वो टैक्स पेड होगा। तो ला कहीं से भी सकता है, कंपोजिट डीलर दूसरे स्टेट में माल नहीं बेच सकता, इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकता, लेकिन इंटरस्टेट परचेस कर सकता है। लेकिन वो दूसरे स्टेट में से जो माल आया वो टैक्स पेड होना चाहिए। उसी तरह से कंपोजिट डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर से भी खरीद सकता है, लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर से लेने के टाइम रजिस्टर्ड डीलर वो खुद है कंपोजिट डीलर, तो उसको चुकाना है वो जो टैक्स है वो अनरजिस्टर्ड के बदले में। तो रिवर्स चार्ज में उसको चुकाना है और वो अपने पास रखना है, और क्योंकि वो कंपोजिशन में है उसकी फिर क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। सर, अगला सवाल यह है कि जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं, क्या वो कस्टमर से टैक्स वसूल सकते हैं? और एक कस्टमर के तौर पर क्या कंपोजिशन स्कीम वाले के पास जाना सस्ता होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने समझाया पहले भी कि जो कंपोजिट डीलर है उसको अपना बोर्ड दिखाना है अपनी दुकान में कि भाई मैं कंपोजिट डीलर हूँ, और फिर उसको टैक्स इनवॉइस में टैक्स की डिटेल नहीं लगानी है और टैक्स अलग से वसूल नहीं करना है। जो टोटल प्राइस ऑफ द कमोडिटी है उतना ही उसको वसूल करना है, उसमें टैक्स की अलग डिटेल नहीं दिखाना है, ना ही वसूल करना है। वो टोटल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, क्योंकि उसको जो माल की कीमत पड़ी वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस ही है। उसने जब खरीदी तब टैक्स पे कर दिया है रिटेलर ने, तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस जो है वही आपको ग्राहक से प्राइस लेना है वो। और ये मानना बिल्कुल गलत है कि क्योंकि वो कंपोजिट डीलर है और 1% चुका रहा है इसलिए जो टैक्स पे नहीं कर रहा है, वो गलत है। क्योंकि उसने जिस आदमी से, जिस होलसेलर से माल लिया उसके ऊपर टैक्स पे किया है, इसलिए टैक्स पे करके ही माल आया है। सिर्फ उनके अपने प्रॉफिट के ऊपर, रिटेलर का जो अपना जो वैल्यू एडिशन है, प्रॉफिट है, उसके ऊपर हम टैक्स कोई परसेंटेज के हिसाब से नहीं ले रहे, लेकिन लमसम टोटल टर्नओवर के ऊपर ले रहे हैं। जी, चूँकि कंपोजिशन स्कीम छोटे कारोबारियों के लिए है, और जो छोटे कारोबारी हैं वो बहुत सारे अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ भी कारोबार करते हैं जिनके जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के तहत, तो क्या वो उनसे सामान खरीद सकते हैं जैसा कि पहले किया करते थे? नहीं, वो कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा कंपोजिशन डीलर को। अनरजिस्टर्ड डीलर से कंपोजिशन डीलर माल खरीद कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की लायबिलिटी कंपोजिशन डीलर की आएगी, और क्योंकि वो कंपोजिशन में है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। जी, एक सवाल शायद पहले था जो 3 राज्यों में 3 अलग अलग यूनिट्स हैं, उसी से जुड़ा सवाल ये है कि क्या किसी एक यूनिट, तीनों में से किसी एक यूनिट के लिए कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया जा सकता है? एक ही पैन नंबर के ऊपर एक राज्य में एक से ज़्यादा यूनिट है तो उसका भी टोटल टर्नओवर गिना जाएगा। एक ही पैन नंबर के ऊपर एक से ज़्यादा राज्य में भी अगर उनके यूनिट है तो उनका भी टोटल टर्नओवर गिना जाएगा। और वो सब यूनिट का अगर 75 लाख से ज़्यादा है
तो फिर वो एक भी यूनिट में कंपोजिशन का लाभ नहीं ले सकता। ठीक है ना। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल ये है सर कि अगर किसी ने कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट किया है और उनको साल के दौरान किसी दूसरे राज्य से एक मौका मिलता है अपनी गुड्स को सप्लाई करने का, तो क्या वो मौका गंवा दें, उनको सप्लाई ना करें? नहीं, वो अपने GSTN नंबर से तो किसी और स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकता हूँ। उसको तो फिर बदलना पड़ेगा, CMP4 में ऑप्शन देके कंपोजिशन से बाहर निकल जाए और उसके बाद वो रेगुलर रजिस्ट्रेशन करा के भी व्यापार कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि रेगुलर स्कीम में व्यापार करना भी इतना मुश्किल नहीं है। हमने जिस तरह से स्कीम बनाया है, आप अपना टोटल टर्नओवर चाहे कितना भी हो, अगर आप रजिस्टर करा लेंगे तो काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि महीने में एक बार ही आपको रिटर्न भरना है उसमें भी। और उसमें भी जो B2C है, B2C को इन्वॉइस वाइज डिटेल भी रिटर्न में नहीं दिखानी है, टोटल सप्लाई की डिटेल दिखानी है। तो सिर्फ इतना ही फर्क पड़ रहा है कि भाई कंपोजिट वाला जो है वो 3 महीने में एक बार अपनी टोटल सेल्स की डिटेल रिटर्न में दिखा रहा है, और जो रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहा है, जो कि रेगुलर स्कीम में इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकता है और टैक्स भी चार्ज कर सकता है, वो रेगुलर पर्सन जो है उसको महीने में एक बार करना है, लेकिन टोटल सप्लाई की डिटेल दिखानी है समरी में। सो इस तरह से वो रेगुलर रजिस्टर कराना भी बेहतर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप इंटर स्टेट सप्लाई भी कर सको, विद इन द स्टेट ऑल्सो सप्लाई कर सको, और आसान प्रक्रिया है। फिर से एक प्रैक्टिकल सवाल कि वित्तीय वर्ष के दौरान अगर 3 महीने तक मान लीजिए पहला रिटर्न किसी ने कंपोजिशन स्कीम के तहत दिया, लेकिन उसके बाद अचानक उनका टर्नओवर बढ़ गया, तो मान लीजिए दिसंबर के बाद उनका टर्नओवर बढ़ गया और वो रेगुलर स्कीम के तहत आते हैं, तो फिर क्या उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा? वो कंपोजिशन स्कीम के तहत कैसे उसका फ़ायदा उठाएंगे? नहीं, जितना माल कंपोजिशन स्कीम में बेच दिया उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। बाकी जो स्टॉक पड़ा है उसके ऊपर वो बाकी 3 महीने के लिए जब रेगुलरली रजिस्टर करता है, तो अगर वो टैक्स पेड माल है तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। बाकी जो माल बेचने के लिए अभी बाकी है, मान लो किसी ने शुरुआत किया कंपोजिशन से, 3 महीने में ही 75 लाख से ऊपर चला गया, तो उसको तुरंत ऑप्शन दे देना है कंपोजिशन में से बाहर आने का और रेगुलर स्कीम में आना है। उस महीने से उसकी रेगुलर लायबिलिटी होगी, और उस जो पीरियड है उसके दौरान जो माल बेच रहे हैं वो टैक्स पेड होना चाहिए, और उसकी फिर आप क्रेडिट ले सकते हैं। जी, और रिकॉर्ड कीपिंग के लिहाज से एक सवाल यह है कि क्या जो आम GST टैक्स पेयर है उसी की तरह सेल्स और परचेज दोनों का ही रिकॉर्ड जो कंपोजिशन डीलर्स हैं उनको भी रखना होगा, और कितना फ्रिक्वेंटली ये जो टैक्स है वो अदा करना होगा? देखिए, कंपोजिशन डीलर को सेल और परचेज का रिकॉर्ड तो इसलिए रखना होगा कि जो अनरजिस्टर्ड परचेजेस वो कर रहा है, अपंजीकृत डीलर से वो कर रहा है, उसको टैक्स भरना है। तो नॉर्मली सेल एंड परचेज का रिकॉर्ड सभी करदाता रखते हैं, इसलिए उसको भी रखना है। बट उनको उसके ITC के रिकॉर्ड के हिसाब से हिसाब किताब नहीं रखना है कि कितना ITC लिया गया, कितना सामान जिस पर ITC मिलना था, वो सब स्टॉक उस तरह से नहीं रखना है, और स्टॉक का भी उस तरह से डिस्पोजल नहीं देना है। तो उन 2 बड़ी रिकॉर्ड से वो बच जाता है। लेकिन आवक और जावक जो भी सामान ला रहा है वो और जो भेज रहा है, दोनों का रिकॉर्ड उसको रखना है। वो तो वो बिल ऑफ सप्लाई करेगा तब भी उसमें भी लिखेगा। और जहाँ तक टैक्स की बात है, वो हम प्रेजेंटेशन में बता चुके हैं कि टैक्स जो है वो क्वार्टरली भरना है, और क्वार्टर के एंड होने के बाद उसके अगले महीने की 18 तारीख तक भरना है। जी, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब वर्कर्स के लिए क्या प्रोविजंस हैं? अगर कोई जॉब वर्क करता है तो क्या उसको कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है? जॉब वर्क एक सर्विस है, तो सर्विस के लिए जैसे बताया कि रेस्टोरेंट के अलावा कोई भी सर्विसेज जो है वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आती है। सो इज दैट करेक्ट? या सो अगर जॉब वर्क सिर्फ करा रहा है वो सर्विस मानी जाती है। सर्विस के ऊपर आपको 20 लाख से ऊपर रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेके सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा। जी, मतलब 20 लाख तक का जो एग्जम्प्ट कैटेगरी है उनके लिए है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम है वो सर्विसेज के लिए नहीं। 20 लाख का जो एग्जम्पशन लिमिट है वो सर्विस वाले को भी उपलब्ध है। 20 लाख का एग्जम्पशन लिमिट सर्विस वाले को भी उपलब्ध है। 20 लाख तक की अगर आप सर्विस दे रहे हैं, टर्नओवर आपका 20 लाख है तो। अब एक रेस्टोरेंट से सवाल आया है कि चूंकि आपने आइसक्रीम को एग्जाम कैटेगरी में रखा है कंपोजिशन स्कीम पे, वो छोटी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करते हैं आइसक्रीम, तो क्या वो कंपोजिशन का लाभ बिल्कुल नहीं ले सकते हैं? वो तो बताया गया कि कोई आइसक्रीम एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग है कि जो हर घर में हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि आइसक्रीम वाले 75 लाख वाले 5 यूनिट भी बना सकते हैं। सो इसीलिए वो आइसक्रीम को जानबूझ के उसमें नहीं रखा है, वो उससे बाहर है। जी, कंपोजिशन स्कीम से जुड़ा कोई भी सवाल अगर यहाँ पर बैठे दर्शकों में कोई भी करना चाह रहा है तो उसका स्वागत है। प्लीज़ माइक्रोफोन दे दें। इस बीच हमारे पास ट्विटर से भी सवाल आ रहे हैं। अंजलि बड़तेजा जी जानना चाह रही हैं कि मेरे पास स्टॉक जो है
वो 30 नवंबर से पहले जो परचेज़ किया गया है दूसरे स्टेट से परचेज़ किया गया है, तो क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं जीएसटी अदा करने के बाद में? इसमें जो मैंने सिद्धांत समझाया कि अगर आपके पास जो स्टॉक है वो टैक्स पेड होना चाहिए तभी आप एलिजिबल बनते हैं कंपोजिशन में। आपके पास जो स्टॉक है वो अगर वो नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि पहले हमारे पास इंटरस्टेट में सीएसटी का प्रावधान था, फुल आईजीएसटी नहीं था। जब सीएसटी में लाते हैं ना दूसरे स्टेट से, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा है जो दूसरे स्टेट से मैं लाया हूँ तो वो सीएसटी भर के लाया हूँगा, उसके ऊपर एक भी बार पूरा टैक्स भरा नहीं गया है, इसलिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। जो इंटरस्टेट से स्टेट से लाते हैं, दूसरे स्टेट से सीएसटी में लाके पड़ा है मेरे पास स्टॉक, तो वो स्टॉक मैं फिर यूज़ नहीं कर सकता कंपोजिशन में। जी, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए जो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है क्या वो काम करना शुरू कर चुका है, और एनरोलमेंट अगर करना है डीलर्स के लिए तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं इस वक्त? अभी जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनको तो सीधा ऑप्शन देना है कंपोजिशन का, उसमें फॉर्म में, जीएसटीएन के फॉर्म में। और जो माइग्रेशन वाले हैं उनके लिए भी ये सुविधा खोल दी गई है जीएसटीएन के वेबसाइट पे। तो जितने भी लोगों ने माइग्रेट किया वो सबको मेरी विनती है कि वो अपना डिसीजन ले ले कि आप कंपोजिशन में जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। और 22 जुलाई से पहले आपको ऑप्शन देना है कि आप कंपोजिशन में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। तो वो लोग भी अपना ऑप्शन जीएसटीएन वेबसाइट पे जाके वो दे दे कि भाई कंपोजिशन में जाना चाहते हैं कि नहीं। जी, एबीपी न्यूज़ से शिशिर जी सवाल करना चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम पे। शिशिर जी। सर, जो रेस्टोरेंट है जिनका 5% जिसमें कंपोजिशन स्कीम में है, वो जो बिल इशू करेंगे कस्टमर को वो 105 रुपये का करेंगे या 100 रुपये का करेंगे? 100 रुपये का टोटल बिल, जैसे बिल ऑफ सप्लाई के रूप में, उसमें टैक्स नहीं लगा सकते 5 रुपया। वो 5 रुपये का टैक्स अलग से नहीं दिखाना है उसको। छोटे रेस्टोरेंट जो कंपोजिशन स्कीम है उसको अलग से अपना बिल में वो 5% दिखा के आपसे ले नहीं पाएगा। वो 100 रुपये का टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वो दिखा देगा। रामकिशोर शर्मा जी, सर एक लॉजिकल सवाल ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि वो कंपोजिशन स्कीम में अगर आते हैं तो उनको एग्जेम्प्ट आइटम पर 1% का जीएसटी क्यों देना चाहिए, और आपने ऐसा प्रावधान क्यों किया है? एग्जेम्प्ट आइटम के ऊपर मतलब जैसे टर्नओवर में आपने चूंकि एग्जेम्प्ट आइटम्स को भी शामिल किया है तो इस पे वो क्यों इसलिए 1% कि जब एग्जेम्प्ट और नॉन एग्जेम्प्ट का टर्नओवर होता है तो किसी भी व्यक्ति के लिए, टैक्स ऑफिसर के लिए ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि उसका कितना टर्नओवर एग्जाम में गया, कितना नॉन एग्जाम में गया। सो अगर आप ऐसे व्यवसाय में हैं कि जहां एग्जाम सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो फिर तो हमारी एडवाइस ये होगी कि आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन में ही जाए, कंपोजिशन में मत जाए। जी, बहुत सारे जो कारोबारी हैं सर इस वक्त ये तो सोच रहे होंगे कि वो कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करें, लेकिन साथ ही साथ उनको सप्लाई भी करनी होगी, तो अभी बिना इंटीमेशन किए, बिना कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर कराए क्या वो सप्लाई जारी रख सकते हैं अपना इस वक्त? क्या बोल रहे हैं? आप कंपोजिशन का अभी अप्लाई नहीं भी किए हैं, आखिरी तारीख नहीं पूरी हुई है और आपको सप्लाई करना है तो कंपोजिशन के हिसाब से आप सप्लाई कर सकते हैं। आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे लेकिन आप टैक्स नहीं दिखाएंगे। जैसा कि सेक्रेटरी महोदय ने एक्सप्लेन किया, आप जितना पैसा लेते हैं टोटल कंसिडरेशन उसको केवल आप दिखाएंगे। जी, और कंपोजिशन स्कीम की जो जानकारी है वो क्या विभाग को हर साल देनी होगी? क्या उसके लिए कोई इंटीमेशन है, वो हर साल फाइल करना होगा कि मैं अगले साल भी कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूँ? कंपोजिशन स्कीम अगर आप एक बार ऑप्ट कर लेते हैं तो हर साल आपको इसके लिए ऑप्शन दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। कंपोजिशन के जो कंडीशंस हैं वो जब तक आप फुलफिल करते रहेंगे तब तक आप कंपोजिशन के हकदार होंगे। जी, कंपोजिशन स्कीम से ही इस वक्त जो सवाल बिल्कुल लाइव आ रहे हैं सर वो भी मैं लेना चाहूँगा। ये विशाल सिंगला हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर भी हूँ और ट्रेडर भी हूँ तो फिर मेरे लिए ये कंपोजिशन स्कीम कैसे काम करेगी? देखिए, हमने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर दोनों के लिए कंपोजिशन स्कीम है और आपका एक पैन है। एक पैन के अंतर्गत आप वो सारी गतिविधियां जो अलाउड हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए करते हैं, तो आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर का टर्नओवर देखिए, सारा टर्नओवर देखिए, लेकिन ग्रॉस टर्नओवर देखिए, वो अगर एलिजिबिलिटी लिमिट के अंदर है तो आप सारे कारोबार के लिए कंपोजिशन के हकदार हैं। ये अगला सवाल
विनय गांधी जी का है। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो दिल्ली में रहने वाले हैं उनके मन में ये ज़रूर सवाल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रेंटल इनकम आती है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा टर्नओवर जो है, मतलब करीब 30 लाख की जो उनकी इनकम होती है वो रेंटल इनकम होती है हर साल में। तो क्या वो कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं? उनके लिए क्या वो लाइबल होगी ये स्कीम? रेंट से उनको इनकम होती है। रेंटल इनकम जो होती है वो सर्विसेज की इनकम है, और सर्विसेज में मैंने जैसे बताया, करेक्ट ना? तो सर्विसेज में मैंने जैसे बताया कि 20 लाख से ऊपर है तो आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर में सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए कंपोजिशन स्कीम है, बाकी किसी व्यवसायिक के लिए, आईटी प्रोफेशनल या लॉयर या उनके लिए ये स्कीम नहीं है। जी एक टेक्निकल सवाल है। वैल्यूएशन रूल 35 का जिक्र करते हुए विक्रमादित्य राठौर ये कहना चाह रहे हैं कि जो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन या फिर एमआरपी जो प्रोडक्ट है उसके लिए भी अप्लाई करेगा। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द रूल 35 व्हाट ही इज मेंशनिंग। आप कंपोजिशन डीलर जो है वो एमआरपी वाले प्रोडक्ट भी बेच सकता है, नॉन एमआरपी वाले प्रोडक्ट भी बेच सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विनायक जैन एक टेक्सटाइल ट्रेड रजिस्टर्ड हैं जो कि कंपोजिशन स्कीम में है। क्या उनको बिफोर जीएसटी जो उन्होंने सेल किया है उस पर भी केवल 1% का ही टैक्स देना होगा? हाँ बताओ। जो कुछ भी सेल बिफोर जीएसटी हुआ है उस पर जीएसटी लागू नहीं होता है। राज्य और केंद्र सरकारों की जो कानून उस वक्त थी उसके हिसाब से अपना आप टैक्स भरेंगे और रिटर्न फाइल करेंगे। हसमुख जी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं ट्विटर पे कि वो वैट नंबर उनके पास और सीएसटी दोनों ही नंबर्स हैं, तो और वो कंपोजिशन डीलर स्कीम में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रोसीजर क्या है? वैट और सीएसटी का नंबर, दोनों ही नंबर्स उनके पास हैं, फिर भी वो कंपोजिशन देखिए अब आई थिंक देयर इज ए मेजर लैक ऑफ क्लैरिटी। मैं बता दूं कि अब 1 जुलाई के बाद वैट, सीएसटी, एक्साइज नंबर, सर्विस टैक्स नंबर, ये सब खत्म हो गए। तो सब नंबर खत्म हो गए। उसको यूज़ करके आप कोई माल का आवागमन नहीं कर सकते। आप माल को बेच भी नहीं सकते, ले भी नहीं सकते। वो कानून ही खत्म हो गए। वेट का कानून, सर्विस टैक्स का कानून, एक्साइज का कानून, सीएसटी का कानून है, लेकिन सिर्फ 5 कमोडिटी के लिए है। तो अगर आप पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस वगैरह जो 5 कमोडिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उसका अगर आप इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हैं तो सी फॉर्म अप्लाई होगा और सीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको यूज़ कर सकते हैं। बाकी सब डीलर जो है उनका सीएसटी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया आप, तो इसलिए उसको कोई उपयोग कर ही नहीं सकते। जी, नवभारत टाइम से एक सवाल है सर। सर, जो मैं समझा आपकी बातों से कि यदि मैं छोटा दुकानदार हूँ दिल्ली में और छोटे उत्पादकों से जिनके 20-20 लाख से कम की टर्नओवर है उनसे माल खरीदता हूं, तो उस पर टैक्स मुझे रिवर्स टैक्स भरकर ही माल बेच पाऊंगा उसका? सही बात बिना है। टैक्स भरे बेच पाऊंगा? सही बात है। रिवर्स चार्ज वाला प्रोविजन तो कंपोजिट डीलर को भी लगेगा, बिल्कुल। सर, और कंपोजिशन के अलावा भी बहुत ही जेनेरिक सवाल आ रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो बिल्कुल लाइव सवाल हैं, उनको भी ले सकते हैं हम। इनपुट देवाशीष महापात्रा जी ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट को अपने सप्लाईज करता हूं तो क्या मुझे हर डेबिट क्रेडिट का हिसाब या सेल और परचेस का हिसाब रखना होगा? ये तो मेरी अपनी यूनिट है। नहीं, आपकी जैसे मैंने कल बताया था कि नॉर्मली एक स्टेट में एक ही पैन नंबर के ऊपर एक ही यूनिट रजिस्टर्ड होगा। आप दूसरे स्टेट में उसी पैन नंबर के ऊपर अपना यूनिट रजिस्टर करवा सकते हो, बल्कि वो तो ज़रूरी हो जाएगा। आपका अगर एक के अलावा दूसरे स्टेट में भी बिजनेस है तो वहाँ का अलग रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लेना होगा। तो अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने ही यूनिट के साथ कोई भी व्यवहार कर रहे हो तो आपको बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे आप किसी और पार्टी को बेच रहे हैं। आप अपने ही दूसरे स्टेट में जो यूनिट है उसको माल जब भेजेंगे तो आईजीएसटी पे करके ही भेजें। आईजीएसटी पे करने की उस पर जिम्मेवारी आएगी। तुरंत नहीं पे करना है, लेकिन आईजीएसटी आपको रिटर्न के साथ पे करने की जिम्मेवारी आएगी। जब आप अपने ही एक स्टेट के यूनिट से दूसरे स्टेट में अपने ही यूनिट में माल भेज रहे तब भी आईजीएसटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी आपकी जी। और विद इन द स्टेट अगर आपका है विद इन द स्टेट तो फिर आपको आईजीएसटी नहीं भरना है, बिल ऑफ सप्लाई देना है विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट आपका एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो इनवॉइस नहीं देना, बिल ऑफ सप्लाईज जो है वो रेज करना। नहीं, सॉरी, लेट मी, आई थिंक नहीं, मनीष ही इज टॉकिंग अबाउट कि 2 उसके बिजनेस वर्टिकल अलग अलग रजिस्टर्ड है तो फिर आपको इनवॉइस बनाना है।
वो इंडिपेंडेंट अलग-अलग यूनिट स्टेट में माने अलग-अलग जाएंगे। registered हैं। लेकिन अगर आपका एक ही नंबर एक स्टेट के अंदर है और आपके प्लेस ऑफ बिजनेस 4-5 है, गोडाउन 4-5 है, तो फिर विद इन द स्टेट मूवमेंट के लिए आपको बिल ऑफ सप्लाई देना है, उसमें आईजीएसटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। आप अपने एक ही यूनिट के अंदर में 4-5 प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो वहाँ पर अगर आप माल मूव कर रहे हैं, करेक्ट, तो फिर आपको टैक्स नहीं देना है। बट अगर आपने बिजनेस वर्टिकल का अलग अलग रजिस्ट्रेशन एक ही स्टेट में लिया हुआ है, एक ही पान नंबर के ऊपर, तो इंडिपेंडेंट मान के उसके बीच में तो व्यवहार वैसा ही होगा जैसा आउटसाइड पार्टी के साथ कर रहा है। उमेश जी जानना चाह रहे हैं, और ये शायद एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शायद उन्हें आ रही होगी। वो कहना चाह रहे हैं कि हाउ कैन आई फाइल DS2 फॉर्म। DS2 कोई फॉर्म है GST में जो अभी नहीं दिखा रहा है, वो केवल CHF फॉर्म दिखा रहा है। DS2 फॉर्म, आई एम नॉट श्योर ये टेक्निकलिटी है, तो इसे स्किप कर सकते हैं। हमको पूछना पड़ेगा, वो GSTN के सवाल में आएगा बाद में इसको। देवाशीष महापात्रा जानना चाह रहे हैं कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, प्लीज़ हमें एक्सप्लेन करें। और जो GST रजिस्टर्ड डीलर हैं, क्या अगर उनको इनपुट टैक्स पेमेंट चाहिए तो उसके लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म करना होगा क्या? देखिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। अभी हमने कल भी बताया था, ये सेक्शन 9(4) का प्रोविज़न है, सब लोग याद कर ले। 9(4) का प्रोविज़न है रिवर्स चार्ज का। कोई भी रजिस्टर्ड डीलर जब भी कोई अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदता है तो उसके ऊपर टैक्स भरने की जिम्मेवारी रजिस्टर्ड डीलर की हो जाती है। तो वो उसके लिए वो टैक्स भरेंगे। और जैसे कल समझाया था कि ऐसा नहीं है कि हर बार छोटी छोटी चीज़ खरीदी अनरजिस्टर्ड डीलर से तो उसका अलग अलग हम लोग इन्वॉइस बनाएं। वो एक साथ, एक तो दूसरा उसमें एक एक्सेप्शन दिया हमने कि एक ही दिन में एक व्यापारी 5,000 तक का अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीद कर सकता है और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं भरना है, अप टू 5,000 पर डे। तो जैसे चाय पानी मंगवाया, कुछ स्टेशनरी छोटी मोटी मंगवा ली, या कोई ऐसी चीज़ अगर मंगवा ली अनरजिस्टर्ड डीलर से जो कि इमीडिएट यूज़ के लिए ऑफिस में काम में आ सकती है, तो 5,000 तक कोई उसमें वो है। बट 5,000 से ऊपर अगर एक दिन का हो जाता है तो वो सब आइटम का टोटल करके महीने में एक बार एक इन्वॉइस में उसको दिखा देना है, महीना पूरा होते ही, और उसका एक सेल्फ इन्वॉइस बनाना है कि भाई मैंने इतनी आइटम इतने लोगों से ली है और वो अनरजिस्टर्ड डीलर थे, इसलिए इतना इसके ऊपर टैक्स होता है आइटम वाइज, तो मैं ये अपनी जिम्मेवारी स्वीकारता हूँ और सेल्फ इन्वॉइस बना देंगे। उसके ऊपर वो उसको टैक्स भी भरना है और उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा अपने आउटपुट सप्लाई के सामने। तो वो उसकी इनपुट सप्लाई भी बन गई जिसके ऊपर वो खुद टैक्स पर पे कर रहा है, और उसकी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हैं अपने आउटपुट सप्लाई के सामने। निकुंज का सवाल है सर कि उनका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से कम है और उनके जो गुड्स हैं वो टैक्स फ्री कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन आपने कॉम्पोजिशन स्कीम में दूसरे स्टेट को सप्लाईज मना कर रखा है, तो क्या वो दूसरे स्टेट को अपने जो सामान है वो बेच सकते हैं? बिल्कुल नहीं बेच सकते। अगर कंपोजिट स्कीम में आप है तो दूसरे स्टेट में माल बेच नहीं सकते, लेकिन कंपोजिट स्कीम वाले डीलर दूसरे स्टेट से माल मंगा के उस स्टेट में बेच सकते हैं। माल मंगाने की कोई प्रतिबंध नहीं है। और अगर आप परचेज कर सकते हो दूसरे स्टेट से, लेकिन वो परचेज करने के टाइम वो टैक्स पेड माल होना चाहिए। और अगर 20 लाख से टर्नओवर कम है उस स्टेज में, 20 लाख से नीचे है तो भी आप दूसरे स्टेट में तो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 20 लाख से नीचे का माल है, आप 20 लाख से नीचे का टर्नओवर है, तो इंटरस्टेट आप नहीं कर सकते, उसी स्टेट में आप माल बेच सकते हैं। जी। अगला सवाल यह है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो चैप्टर 54 में है उसके लिए रिफंड अलाउड नहीं है, तो क्या विल द एक्सेस क्रेडिट लाइबल फॉर द इनकम टैक्स? देखिए, एक्सेस क्रेडिट अगर आपका होगा तो वो तो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा ना। तो माल की कीमत उतनी बढ़ गई और माल की कीमत बढ़ गई तो उस हिसाब से आप अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे, और सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ द गुड्स, जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट बनेगा, इनकम टैक्स तो उसी के ऊपर लगेगा। जी।